मेरा नाम सोना है। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और मेरी एक बेटी थी जिसका नाम रिंकी था। मेरी बेटी बहुत प्यारी और मासूम थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे पति के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी मेरे पति के साथ अरेंज मैरिज हुई थी। मेरे घर वालों ने बहुत ही धूमधाम के साथ मेरी शादी करवाई थी। आखिरकार मैं भी अपने माता पिता की इकलौती बेटी जो थी, मुझे ढेर सारा दान दहेज भी दिया था। मैं अपने पति के साथ भोपाल में शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उनकी नौकरी वहीं पर थी। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी नौकरी भी अच्छी थी। वो किसी कंपनी में मैनेजर का काम किया करते थे। मेरे ससुराल वाले सारे ही लोग जयपुर में रहते थे। मैं एक हाउसवाइफ थी। शादी के 3 महीने बाद ही मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस खबर से मेरे पति खुशी के मारे झूम उठे थे। उन्होंने प्रेगनेंसी के दिनों में मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखा था। सबसे ज्यादा ख्याल तो वो मेरे खाने पीने का रखते थे और मुझसे घर का ज्यादा काम भी नहीं करवाया करते थे। मुझसे कहते हैं कि तुम आराम किया करो। सुबह वो जल्दी उठकर घर का थोड़ा बहुत काम कर दिया करते थे और ऑफिस से आकर भी रात को बाकी के काम किया करते थे। मैं अपने पति से बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी उनके साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मैंने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम हमने बड़े प्यार से रिंकी रखा था। रिंकी को देखकर हम दोनों माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वही तो हमारी जिंदगी जीने का असल मकसद थी। उसको देखकर हम दोनों जीते थे और उसकी छोटी छोटी किलकारियों पर खुश हुआ करते थे। वो जब खिलखिलाकर हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई है, और वो जब रोया करती थी तो उसके रोने की आवाज से पूरा घर गूंज उठता था। हम दोनों पति पत्नी उसकी छोटी सी तकलीफ पर भी तड़प उठते थे। मेरी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार मेरे पति करते थे। उन्होंने कभी मेरी बेटी की आंख में आंसू नहीं आने दिया था। मेरी बेटी उनके सामने 6 महीने की हो गई थी। हम उसकी परवरिश बहुत अच्छे से कर रहे थे। मेरे पति हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटी के लिए कभी नए कपड़े, कभी जूते, तो कभी उसके लिए खिलौने लेकर आया करते थे। हमारे इस छोटे से परिवार में बेहद खुशियां थीं। फिर एक समय ऐसा आया जब ना जाने किसकी हमारी खुशियों को नजर लग गई थी और हमारा पूरा परिवार ही उजड़ कर रह गया। एक एक करके बर्बादियों ने मेरे घर की चौखट को लांघ लिया था। वक्त और हालात सुधारने में कई साल लग गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशियों भरी जिंदगी सिर्फ चंद सालों की है। जैसे ही मेरी बेटी 9 महीने की हुई तो उसके पिता अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पति बिल्कुल सेहतमंद थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। शायद लोगों की नज़र हमारे परिवार को लग गई थी। मेरे पति को लग गई थी एक ऐसी नज़र जो मेरे पूरे परिवार को खा गई, जिसने मेरी बेटी के सिर से पिता का साया छीन लिया तो मुझे विधवा औरत का रूप दे दिया था। मेरे पति की मौत पर मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। मेरी बेटी जो कि अभी मासूम थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका पिता इस दुनिया से जा चुका है। उसे दिन रात अपने पिता के साथ खेलने की आदत हो गई थी। उनकी गोद की आदत हो गई थी। उनकी आवाज़ की आदत हो गई थी। अपने पति के बिना मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे करूंगी? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। मेरे पति के बिना मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी। पति के जाने के बाद ससुराल वाले उनकी क्रियाकर्म पर आए थे, मगर उन्होंने भी मेरी कोई मदद न की। वो लोग अपने बेटे के मरने के बाद मुझसे सारे संबंध खत्म कर गए। मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ भी नहीं लेकर गए। मेरे मायके में तो मेरा कोई नहीं था। मेरे भैया भाभी थे, उनके पास मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगी, किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ अकेली रह सकती हूँ, अपनी बेटी की अकेली भी परवरिश कर सकती हूँ। ऐसा कहना मेरे लिए आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी की अकेले परवरिश कर सकूंगी, मगर मेरे सारे ही रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। किसी ने मुझे 1 रुपये का भी सहारा न दिया था। मेरे पति के क्रियाकर्म के बाद सब लोग मेरे घर से ऐसे गए कि किसी ने पलटकर दोबारा ना तो मुझे देखा और ना ही मेरी बेटी को। ऐसी हालत में मैं अपने रिश्तेदारों से कैसे उम्मीद रख सकती थी? मेरे पति की माँ, जिनको अच्छे से पता था कि उनका बेटा उनकी पोती से कितनी मोहब्बत करता है, वो मुझे अपने घर में जगह न देती, मगर मेरी बेटी के सहारे तो हमें अपने घर बुला ही लेती। लेकिन कहते हैं ना कि इस दुनिया में कोई आपका नहीं होता,
आपको अपने लिए खुद ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। मेरे पास अपने पति के इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं सबके जाने के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन मेरी बेटी थी जो मेरा साथ दिया करती थी, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से पाला था। हर समय हर दिन मुझे अपने पति की याद सताया करती थी। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, किस तरह से जिंदगी आगे बढ़ेगी। मेरे पति के जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास रखे हुए थे, उनसे मैं कब तक गुजारा कर सकती थी। लगभग 6-7 महीने तो मेरे पति के दिए हुए पैसों से और घर में मौजूद राशन से गुजर गए थे। लेकिन इतनी महंगाई के समय में आखिर में कब तक अर्जे नष्ट कर सकती थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, मगर मेरी बेटी अभी सिर्फ 1.5 साल की ही तो हुई थी। इतनी छोटी बच्ची को ले जाकर मैं नौकरी कैसे कर सकती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, नौकरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, अपनी इस बेटी की खातिर और अपनी आगे की जिंदगी की खातिर। मुझे अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखना है। ये मेरे पति की मेरे पास आखिरी निशानी है। मेरी बेटी मेरी परछाई थी। जब मेरा जन्म हुआ था, तब से ही मेरी कलाई पर एक काले रंग का तिल मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही एक तिल मेरी बेटी की कलाई पर भी मौजूद है, जिससे ये बात साफ साबित होती थी कि रिंकी मेरी बेटी है। मैं मन ही मन खुश होती रहती थी। मैंने आसपास लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मैं घर के सारे काम बहुत फुर्ती से किया करती थी, इसलिए अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती थी और जल्दी जल्दी जिसके घर में जो काम होता है उसे कर लिया करती थी। वो लोग मुझे काम के मुताबिक पैसे दे दिया करते थे। इस तरह मैंने कई घर लगा लिए थे जहां मैं साफ सफाई करने जाती थी। सब लोगों के घरों की अलग अलग टाइपिंग थी। मुझे पैसों के साथ साथ बचा खुचा खाना भी मिल जाया करता था, और कुछ लोग मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाकर हमें अपने पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोती थी कि मैं अपने पति के होते हुए कितनी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। मेरी बेटी, जिसकी छोटी सी मुस्कान पर मेरा पति खुश हो जाता था और अपनी बेटी के लिए न जाने कितना ढेर सारा सामान लेकर आया करता था। लेकिन अब वक्त और हालात ऐसे आ गए थे कि हमें लोगों से मांग मांग कर खाना पड़ रहा था, और अपनी बेटी को मुझे दूसरों के बच्चों की उतरन पहनानी पड़ रही थी। वो समय बहुत कठिन था, लेकिन जैसे तैसे गुजर गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी। मेरी बेटी को देखकर सब लोग उसे प्यार किया करते थे, क्योंकि वो बहुत क्यूट थी। मेरी बेटी रिंकी बहुत ही सब्र वाली थी। मैं काम में लगी होती तो वो खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवाना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। एडमिशन में तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, महीने की फीस इतनी नहीं होती। मैंने सोच लिया था कि मैं दिन रात नौकरानी का काम करूंगी और अपनी बेटी के लिए पैसे जमा करूंगी। मुझे कुछ भी करके उसे अच्छी शिक्षा दिलानी है। मैं उसे कामयाब बनाना चाहती हूँ, लेकिन एडमिशन के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं यही सोच रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र मेरे हाथ में पहनी उस छोटी सी अंगूठी पर गई, जो मेरे पति ने मुझे हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। मैं अपने पति की दी गई कोई भी निशानी बेचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रिंकी भी तो मेरे पति की निशानी थी। उसके लिए मुझे इस अंगूठी को बेचना पड़ा था। मैंने ये अंगूठी बेच दी और अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। अभी वो बहुत छोटी थी, लगभग 3.5 साल की हो चुकी थी। उसका एडमिशन प्ले स्कूल में हुआ था। मैं छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी। अब मेरी बेटी भी स्कूल जाने लगी थी तो मुझे डबल खुशी होने लगी थी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यही सोच रही थी कि आज इसके पापा जिंदा होते तो उसको देखकर कितना खुश होते। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति का कोई भी सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी। जब मेरे पति जिंदा थे तो हम दोनों अकेले में बैठकर अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते थे। इसीलिए मुझे सब कुछ अच्छे से याद था कि मेरे पति अपनी बेटी के बारे में क्या क्या कहा करते थे। रिंकी मेरे दिल का सुकून, मेरे अकेलापन का साथी और मेरे पति की आखिरी निशानी थी, जिसे मैं बहुत संभाल कर अपनी जिंदगी में शामिल किए हुई थी। मेरी बेटी में मेरी जान बचती थी। मैं खुद उसे सुबह के समय स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी और दोपहर के समय भी लेने जाती थी। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी स्कूल टीचर भी उसकी तारीफ करती थी। अभी वह छोटी थी और प्रे नर्सरी में उसका एडमिशन हुआ था, इसलिए अभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं थी।
मैं बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी बेटी को स्कूल भेज रही थी। हर महीने उसकी फीस जमा करवाती थी। सारा दिन नौकरानी की तरह लोगों के घरों में काम करती थी और रात के समय अपनी बेटी को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। वो अपने नन्हे नन्हे कदमों से मेरे घर में इधर उधर खेलती रहती थी। मेरी जिंदगी कठिन थी, मगर अपनी बेटी को देखकर और उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर मैं सारी कठिनाइयों को भूल जाती थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। वो सोमवार का दिन था जब मेरी बेटी सुबह अपने बिस्तर से जाग नहीं रही थी और कहती थी कि मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। मैंने कहा, बेटा, अभी संडे की ही तो छुट्टी हुई थी ना। तुम्हारी सारी सहेलियां स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। तुम नहीं जाओगी तो वो तुम्हें याद करेंगी। मैंने अपनी बेटी को बहलाया फुसलाया था ताकि वो खुशी खुशी स्कूल चली जाए। पता नहीं क्यों आज सुबह सवेरे से मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। मन तो मेरा भी कर रहा था कि रिंकी को स्कूल न भेजूं, मगर फिर सोचा कि अगर रिंकी के स्कूल की छुट्टी करवाई तो मुझे भी छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटी जिस दिन स्कूल की छुट्टी करती थी उस दिन मैं कहीं नहीं जाती थी। सारा दिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। अब मैंने उसे अपने साथ लेकर जाना छोड़ दिया था। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि हमारी नई पड़ोसन उसकी देखभाल कर लिया करती थी। स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी शाम तक उनके घर उनकी बेटी के साथ खेलती रहती थी। जब तक मैं अपने काम से फ्री हो जाती थी तब मेरी बेटी मेरे साथ घर आती थी। नई पड़ोसन बहुत अच्छी थी। उनकी बेटी से मेरी बेटी की दोस्ती हो गई थी और वो दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही खेलती रहती थीं। इस बात से मुझे बहुत सुकून मिला था कि नई पड़ोसन हर तरह से मेरी बेटी का ख्याल रखते थे। मरिंगी को स्कूल छोड़कर आ गई थी और फिर रूटीन के मुताबिक उसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने कामकाज पर निकल गई थी। लेकिन आज जिस घर में मैं काम पर गई थी वहां पर मेहमान आए हुए थे और काम बहुत ज्यादा था। 12 बज चुके थे। मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लाना था। मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। जैसे ही मेरे हाथ का काम खत्म हुआ मैं फौरन ही उसे लाने के लिए वहां से निकल चुकी थी। मैं 10 मिनट लेट हो चुकी थी। रिंकी के स्कूल की छुट्टी हुई। 10 मिनट गुजर चुके थे। 10 मिनट तो वैसे भी मैं लेट हो जाती थी। उसकी स्कूल में जब तक माँ या पिता में से कोई भी बच्चों को लेने नहीं जाते थे तब तक स्कूल की नौकरानियां बच्चों को गेट से बाहर जाने नहीं देती थीं। मैं इस बात से बेफिक्र रहती थी कि मेरी बेटी स्कूल में ही होगी। इसीलिए अगर मैं कभी कभार 510 मिनट लेट हो भी जाती थी तो मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। लेकिन उस दिन तो सुबह सवेरे से ही मेरा मन बहुत चिंतित था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में चल रही थी। इसलिए मैं जैसे ही अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए गई तो काफ़ी देर तक गेट पर खड़ी रही थी। मैं हैरान हो गई थी कि बड़ी ही अजीब बात है कि अभी तक वो गेट से बाहर नहीं आई। मैंने सोचा कि मुझे स्कूल के अंदर जाकर ही देखना चाहिए। मैं जैसे ही स्कूल के अंदर गई तो मैंने देखा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे वो वहीं पर बैठे थे या फिर कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी रिंकी भी इन बच्चों में ही शामिल होगी, मगर वो तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने स्कूल के गेट पर मौजूद नौकरानियों से रिंकी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहीं कहीं होगी, मगर वो तो स्कूल के अंदर नहीं थी। मैंने स्कूल के बाहर निकलकर भी देखा, वो वहां पर भी नहीं थी। अपनी बेटी को ना पाकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो कहाँ गई? मैं इधर उधर पागलों की तरह उसे तलाश करने लगी। मैंने स्कूल के स्टाफ पर भड़कना शुरू कर दिया कि मुझे 10 मिनट लेट क्या हो गया, आप लोगों ने मेरी बेटी का ध्यान नहीं रखा। वहां पर मौजूद स्टाफ खामोशी से मेरी बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी स्कूल से कहाँ जाएगी? हम तो बड़ी देखभाल के साथ बच्चों को यहाँ से भेजते हैं और सबसे ज्यादा ध्यान तो छोटे बच्चों का ही रखा जाता है। मैंने कहा, तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? वो तो स्कूल ही आई थी और मैं स्कूल के टाइम के मुताबिक उसे लेने आ गई हूं। तो फिर कहाँ है वो? मैंने तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वहां पर मौजूद लोग मेरा तमाशा देख रहे थे। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था जिसके साथ मिलकर मैं अपनी बेटी को तलाश करती, लेकिन फिर भी काफी समय तक मैं अपनी बेटी को पागलों की तरह वहां तलाश करती रही थी। पूरे स्कूल में मेरी बेटी को ढूंढ लिया गया था। मेरी बेटी कहीं भी नहीं मिली थी। अब मेरे पास पुलिस के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी बेटी को गायब हुए 6 घंटे गुजर गए थे। मैंने पुलिस को बताया कि सुबह मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर आई थी, लेकिन जब मैं छुट्टी पर उसे लेने गई
तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उसकी क्लास के साथ वाले बच्चों ने बताया कि वो उनके साथ क्लास में थी, लेकिन छुट्टी पर वो कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। स्कूल के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था कि वो स्कूल से बाहर निकल गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसे ढूंढ रही थी। मेरी मासूम बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो पागल हो चुकी थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कहीं से भी मेरी बेटी वापस आ जाए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो खुद कहीं चली गई है या फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। भगवान जाने मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ऊपर वाला मेरी रिंकी की रक्षा करें। इसी तरह से रोते धोते 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरी बेटी का अभी तक कोई पता नहीं चल सका था। पुलिस वाले कहने लगे कि हमने आपकी बेटी को हर तरफ तलाश कर लिया, अभी तक हमें आपकी बेटी का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल सका। जैसे ही हमें आपकी बेटी के बारे में कुछ पता चलेगा, हम आपको फौरन ही खबर करेंगे। मेरा दिल टूट चुका था। मैं अपनी बेटी को दिन रात याद कर रही थी, उसकी फिक्र में सब कुछ भूल चुकी थी। एक वही तो मेरे अकेलापन का साथी थी। बस मेरे ऊपर वाले से यही प्रार्थना थी कि मेरी बेटी जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं उसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उनके जाने के बाद मैं उनकी बेटी की रक्षा ना कर सकी। शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी बेटी मुझे कहीं नहीं मिल सकी थी, और इसी तरह कई दिन गुजर गए थे। अब मुझे न तो अपने खाने पीने का होश रहता था और ना ही ये पता था कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं अपने घर के एक कोने में भूख की प्यासी पड़ी रहती थी। मेरी आंख के दरवाजे पर लगी रहती थी कि कब मेरी बेटी आएगी और मैं उसे अपने सीने से लगा लूंगी। मेरी आंखें रिंकी को देखने के लिए तरस रही थीं। आस पड़ोस के लोगों को मुझ पर तरस आता तो वो लोग मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवा दिया करते थे। मुझे समझाया करते थे कि तुम्हारी बेटी एक दिन वापस ज़रूर आएगी, लेकिन वो दिन कब आएगा? मैं हर किसी से यही सवाल करती थी। वक्त और हालात ने मुझे उम्र से ज़्यादा बूढ़ा कर दिया था। मैं बीमार और कमज़ोर रहने लगी थी। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। अपनी बेटी के आने की आस में कई साल गुजर गए। मैं अपनी मौत की प्रार्थना करती थी, लेकिन मौत भी अभी नहीं आ रही थी। मैं उस दिन के लिए तड़प रही थी, जिस दिन मेरी बेटी मुझे मिलेंगे। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता था कि न जाने वो कहाँ चली गई। इतना समय गुजर चुका है, वो अब जिंदा भी होगी या नहीं। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मैं एक जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक औरत के लिए अकेलापन का दूहक क्या होता है, ये सिर्फ वही जानती है। पहले मेरा पति मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। जैसे तैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी, तो वो भी ना जाने कहाँ चली गई। मैं अपनी बेटी के खिलौने, कपड़े और उसके सामान को देख देख कर रोती रहती थी। उसके खिलौनों को अपने सीने से लगाकर रखती थी। उसके कपड़ों को और उसके छोटे मोटे सामान को मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उसके सामान को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने मेरी बेटी खड़ी हुई है। लोग मुझे समझाया करते थे कि तुम कब तक इस तरह से जिंदगी गुजारोगी? अपनी बेटी को भूल जाओ, वो जहाँ भी होगी ऊपर वाला उसकी रक्षा कर रहा होगा। अब तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओगी तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं तो बस यही सोचकर रोती थी कि कहीं मेरी रिंकी किसी परेशानी में ना हो, कहीं फंसी हो। वो मासूम है, छोटी है। वो बच्ची तो अभी ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। मैं उसकी स्कूल भी कई बार गई थी कि जिस तरह से वो स्कूल से निकली थी, इसी तरह से वापस भी आ जाए तो मैं फौरन ही अपनी बेटी को अपने घर ले आऊंगी। लेकिन स्कूल जाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस के पास भी रोज जाया करती थी। पुलिस वाले भी यही कहकर मुझे वापस भेज दिया करते थे कि जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल सका, और अब मैंने आज छोड़ दी थी कि रिंकी मुझे कभी मिलेंगे। मैं सारा दिन अपने घर में अकेली रहती थी, अपनी बेटी के कपड़ों और उसके खेल खिलौनों से बातें करती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे रिंकी मेरे पास ही घर में मौजूद है। मैं रात को सो जाती तो मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई देती थीं, लेकिन ऐसे कब तक चल सकता था? अब मुझे अकेलापन काट खाने लगा था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं जैसे लोगों के घरों में पहले काम किया करती थी, ऐसे ही काम करने चली जाया करूंगी, ताकि मेरा दिन तो जैसे तैसे गुजर जाएगा। मुझे
ज़्यादा अकेलापन महसूस नहीं होगा। पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक की है, लेकिन जितनी भी है उसे मैं इस तरह से बर्बाद न करूं। यही सोचकर मैंने कई सालों तक फिर से लोगों के घरों में काम किया था, लेकिन हर दिन मेरे दिल में अपनी बेटी की याद उसी तरह से बसी हुई थी। इसी तरह लगभग 17 साल गुजर गए थे। मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो गई थी। लोगों के यहाँ काम करके, उनके दिए हुए कपड़े पहनकर और उनका दिया हुआ खाना खाकर मेरी जिंदगी का इतना हिस्सा कट चुका था। अब सोचा था कि थोड़ी जिंदगी और बची हुई है। क्या पता मैं किस दिन इस दुनिया से चली जाऊं। शरीर में बेहद कमजोरी थी। बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया था। कहते हैं कि उन लोगों पर बुढ़ापा थोड़ी देर से आता है जिनका दिल खुशियों से भरा हुआ होता है, लेकिन जिनका दिल दुखों से भरा हुआ होता है उनकी उम्र से पहले ही बुढ़ापा उन पर आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी उम्र से पहले मुझ पर बुढ़ापा आ गया था, जिसने मुझे बेहद कमज़ोर कर दिया था। मैं लाचार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना हो सकता उतना कर रही थी। एक दिन मुझे एक नए घर में काम मिला था। यहाँ पर मुझे सिर्फ झाड़ू बर्तन करने के लिए ही बुलाया गया था। मैं उनके घर ज़्यादातर शाम के टाइम में ही जाया करती थी। इस घर की मालकिन बहुत अच्छी थी। उनके 3 बेटे थे और 3 ही बहुएं भी थीं। मालकिन की आदत बहुत अच्छी थी। एक दिन मैं सफाई लगा रही थी जब मालकिन कहने लगी कि सोना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम दवाई ले आना। मैंने कहा, मालकिन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल गम और सदमे ने मुझे निढाल कर दिया है। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे तुमसे कहना था कि आज तुम जल्दी घर मत जाना। आज मेरे बड़े बेटे के दोस्त खाने पर आ रहे हैं। दरअसल उसके दोस्त की नई नई शादी हुई है, इसलिए उसने अपने दोस्त और उसकी पत्नी को खाने पर इनवाइट किया है। खाना तो चेफ बना देंगे, लेकिन बाकी कामों के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मालकिन से कहा था कि मालकिन, मैं देर से चली जाऊंगी। मालकिन को मेरे हाथ का काम बहुत पसंद आता था। वो मेरी बहुत फिक्र भी करती थी। मुझे लगा कि यहाँ काम करना बिल्कुल ठीक है। मैं ज़्यादातर अपने काम में लगी रहती थी और जब तक जाती तो बाहर दरवाजे के पास आकर एक कोने से लेकर बैठ जाती थी। इस घर में ज़्यादा नौकर नहीं थे, बहुत कम ही नौकरानियां थीं। घर भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ काम करने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। मालकिन की तीनों बहुएं भी बहुत अच्छी थीं। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखती थीं, लेकिन जब उनका सामना मुझसे होता तो वो कभी कभी मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थीं। उस दिन मैं मालकिन के यहाँ रात तक रुक गई थी। शेफ ने खाना भी बना दिया था। घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो गई थी, लेकिन मेहमान अभी तक नहीं आए थे। रात के 9 बज चुके थे। मैंने मालकिन से कहा, मालकिन क्या हुआ? मेहमान अभी तक नहीं आए, मुझे घर भी जाना है। मालकिन कहने लगी कि रुको, मैं भी अपने बेटे से पूछकर बताती हूँ। जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो वो अफसोस के साथ आकर कहने लगी कि माफ़ करना सोना, आज मेहमान नहीं आ रहे। तुम चाहो तो अभी और इसी समय अपने घर जा सकती हो। दरअसल उन लोगों के यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई है, वो शायद कल या परसों आएंगे। मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कल या परसों रोक लूँगी। मैंने मालकिन से कहा कि अच्छा ठीक है मालकिन, तो फिर मैं अपने घर चलती हूँ। वहाँ का सारा काम निपटाकर मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई थी। अगले दिन जब मैं मालकिन के यहाँ दोबारा से काम पर गई तो मैंने उनसे पूछा कि मालकिन, आज आपके मेहमान आएंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ, आज तो ज़रूर आएंगे। नितिन ने उनसे फ़ोन करके पूछ लिया है। दरअसल अचानक उनकी दोस्त की माँ की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उन्हें हमारे घर का कैंसिल करना पड़ा। मैंने उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया था और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। अचानक मालकिन काम करते करते पूछने लगी कि कल रात तो मैं यहाँ देर हो गई थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ना? उनकी बात पर मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने कहा, मालकिन, मेरे बच्चे नहीं हैं। मुझे कल देर तो हो गई थी। सारा दिन मैं काम करके थक जाती हूँ, इसलिए रात को जल्दी घर जाकर आराम करती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से थक चुकी हूँ, इसलिए आराम करने का समय तलाश करती रहती हूँ। मेरी बात पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, फिर तुम्हारा पति? मैंने कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति तो कई सालों पहले मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। ऊपर वाले ने एक बेटी दी थी, जिसको देख देख कर मैं जीती थी, मुस्कुराया करती थी, लेकिन एक दिन उसे भी मुझसे छीन लिया गया। मेरी इतनी सी बात पर ही मालकिन के मुंह से एक झटके से ही निकला, क्या तुम्हारी बेटी भी इस दुनिया में नहीं है? मैंने फौरन उनको देखा।
जी इस पर वो शर्मिंदा हुई। कहने लगी, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब है कि फिर तुम्हारी बेटी कहाँ गई? मैंने कहा, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई, इस दुनिया में है भी या नहीं, या फिर ऊपर वाले के पास चली गई है। उन्होंने कहा, क्या मतलब? मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू साफ करते हुए उनको बताया कि एक दिन वो स्कूल गई थी और फिर जब छुट्टी के समय मैं उसे लेने के लिए गई तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस बात को तकरीबन 17 साल गुजर चुके हैं। आज तक मुझे अपनी बेटी नहीं मिली। उसी की याद में तो मैं ऐसी हो गई हूँ। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मालकिन ने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं हुआ होगा, ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारी बेटी से जरूर मिलवा देगा। मैंने मालकिन की तरफ देखकर कहा, लेकिन मालकिन, अगर वो इस दुनिया में नहीं हुई तो मैं कैसे अपनी बेटी से मिलूंगी? तो उन्होंने कहा कि तुम हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करती हो ना, अपनी बेटी की सलामती की। मैंने कहा, जी मैं तो हर दिन अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे, वो जहां भी हो हमेशा सलामत रहे। उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक और सही सलामत होगी, क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है तो ऊपर वाला उसे कभी भी खाली नहीं जाने देता, उसके बच्चों की हमेशा रक्षा करता है। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हारी बेटी इस दुनिया में है तो वो जरूर तुम्हें मिलेंगे। मालकिन ने मुझे तसल्ली दिलाई थी। मालकिन ने जीतने भी शब्द कहे थे। ऐसा सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि ना जाने कितने लोगों ने मुझसे कहा था, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मेरा दिल कहता था कि पता नहीं वो कौन सा समय आएगा जब मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी और मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगी। उस दिन मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि काफी समय बाद किसी को मैंने अपनी बेटी के साथ हुए हादसे के बारे में बताया था। शाम का समय हुआ तो मालकिन कहने लगी कि मेहमान आ रहे हैं, सारा इंतजाम बहुत अच्छे से करना। मैंने उन्हें तसल्ली दिलाई कि मैं साफ सफाई का बहुत ख्याल रखूंगी, सब कुछ ठीक होगा। रात के लगभग 9 बजे के समय मालकिन के घर एक नया शादीशुदा जोड़ा खाने पर आया था। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लड़का भी अच्छा था। वो लोग पहले तो काफी देर तक बातचीत करते रहे। उनका चाय नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद लगभग 10:30 बजे के समय उन सब लोगों ने डिनर किया। जब वो लोग खाना खा चुके तो मैं और मेरे साथ की दूसरी नौकरानी खाने की टेबल से बर्तन उठाने के लिए जैसे ही पहुंचे तो मेरी नज़र उस नई नवेली दुल्हन की कलाई पर गई जो यहाँ पर मेहमान के तौर पर आई हुई थी। मैं तो उसकी कलाई को देखकर दंग ही रह गई थी। 1 मिनट के लिए मैं वहां पर जमकर रह गई थी। मैंने गौर से उसकी कलाई को देखा और फिर अपनी कलाई पर देखा। उसकी कलाई पर बिल्कुल वैसा ही तिल था जैसा मेरी कलाई पर था, और ऐसा ही तिल मेरी बेटी की कलाई पर भी था। कहीं ये मेरी बेटी रिंकी तो नहीं? ये सोच आते ही मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा शरीर कांप उठा और यही सब सोचते हुए मेरे हाथ में मौजूद कांच के बर्तन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े थे। वो बर्तन जमीन पर गिरते ही एक जोरदार आवाज आई थी और वो चुरा चुरा हो चुके थे। वहां पर मौजूद सारे ही लोगों ने एक झटके से मेरी तरफ देखा था, लेकिन मैं अपने होश में ना रही। मैं फौरन ही दौड़कर उस लड़की की तरफ गई। उसने आंधी बाजू का ब्लाउज पहना हुआ था जिसमें उसकी कलाई साफ साफ नजर आ रही थी। मैंने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा कि रिंकी, मेरी बेटी तुम कहाँ थी? मैंने उसके चेहरे पर हाथ लगाया तो वो पीछे हो गई। उसके पति ने भी उसे थाम लिया और कहने लगा, ये क्या हो रहा है? इतने में ही मालकिन भी बोल पड़ी और कहने लगी कि सोना, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, मालकिन, मालकिन, ये मेरी बेटी है। रिंकी, देख ये मेरी बेटी है। रिंकी बेटा, तुम कितनी सुंदर हो गई हो, तुम मेरी बेटी हो बेटा, तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो? वो मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी और घबरा रही थी, मुझसे पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, बेटा मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी सगी माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया। इतने में ही मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा, मम्मा ये औरत क्या कर रही है? देखिए भाभी घबरा रही है। उसने कहा, भाभी चलिए हम लोग दूसरे रूम में बैठते हैं, लगता है ये तो सटिया गई है। मैं जल्दी से दौड़कर फिर से उसके करीब गई और कहा कि नहीं बेटा, मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो देखो, तुम्हारी कलाई पर जो तिल का निशान है, ऐसा ही तिल मेरी कलाई पर भी है। देखो, मेरी बेटी 4 साल की थी जब स्कूल से कहीं खो गई थी। बेटा तुम ही हो
वो जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें देखते ही मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। मुझे ऐसा लगा था जैसे तुमसे मेरा कोई पुराना रिश्ता है, और अब तुम्हारे हाथ पैर मौजूद ये तिल देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम मेरी वही खोई हुई बेटी हो जो 17 साल पहले खो गई थी। अभी तक वो बेचारी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब उसने नजर उठाकर मुझे देखा और कहने लगी, व्हाट नॉनसेंस। इतना कहकर वो अपने पति के साथ आगे बढ़ गई। मैं अभी उसे नम आंखों से देखती रह गई थी जब मालकिन ने मुझे बाजू से पकड़कर झटका मारा और कहने लगी कि सोना, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मेहमानों से इस तरह की बात करने की? वहां पर मालकिन की बहू भी खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, मम्मी जी देखिए तो बेचारी रितिका को इसकी हालत कितनी खराब हो गई है। वो भी हमारे बारे में सोच रही होगी कि हमने कैसे कैसे नौकरों को रखा हुआ है। मालकिन के चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था और उनकी बहू के चेहरे पर भी। मालकिन ने कहा कि आइंदा तुम हमारे मेहमानों के साथ ऐसी बदतमीजी मत करना। मैंने कहा, मालकिन मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी ही बेटी है। अभी मैं मालकिन से इस बारे में बात कर ही रही थी कि वो लड़की दोबारा से वहां आ गई। उसने मालकिन की तरफ देखकर कहा कि आंटी, हम लोग चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतने में ही मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा कि माँ, आपकी नौकरानी की ऐसी हरकत की वजह से भाभी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आकाश और भाभी यहाँ से जा रहे हैं, सारा मूड ही खराब कर दिया आपकी इस नौकरानी ने। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि बेटा, तुम्हें मेरी ममता पर भरोसा नहीं है? हाँ, तुम्हें भरोसा होगा भी कैसे, क्योंकि तुम तो 4 साल की थी जब तुम मुझे जानती थी। लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपनी औलाद को कभी पहचानने में गलती नहीं कर सकती और ना ही उसे भूल सकती है। वो लड़की कहने लगी कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं आपकी बेटी हूँ? मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक मुझे पाला है और अपने ही हाथों से मेरी शादी भी आकाश के साथ की है। इतने में ही उसका पति आकाश कहने लगा कि हाँ, जब आप इतने यकीन के साथ कह रही हो कीर्तिका आपकी बेटी है, तो फिर कोई सबूत दिखाइए ताकि हमें भी यकीन हो सके। मैंने कहा, मेरे पास मेरी ममता के अलावा कोई दूसरा सबूत नहीं है। हाँ, एक ये सबूत है कि इसकी कलाई पर मौजूद तिल बिल्कुल वैसा ही है जो बचपन में मेरी बेटी की कलाई पर था और मेरी कलाई पर भी है। इस बात पर उसका पति हंसने लगा और कहने लगा कि तिल तो इंसान की बॉडी पर कहीं भी हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका एक दूसरे से कोई ना कोई कनेक्शन हो। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी पत्नी का मेरे साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने उसे जन्म दिया है। मैं अपनी बेटी को पहचान गई हूँ। यही मेरी रिंकी है जो आज तुम्हारी पत्नी है। मैंने कहा कि अच्छा, तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता। मैं धीरे धीरे चलती हुई रितिका के पास गई और उससे कहा कि तुम मुझे अपने जन्म के समय से लेकर अपनी 4 साल की आयु तक की कोई फोटो लाकर दिखाओ, तब मैं मान लूंगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। तुम्हारे पास तुम्हारे जन्म की कोई तो तस्वीर होगी जो तुम्हारे माता पिता के पास मौजूद होगी। वो मेरी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। मालकिन का बेटा नितिन कहने लगा, हाँ हाँ भाभी, आपके पास आपके बचपन की फोटो होगी ना, वो लाकर इनको दिखा देना ताकि इनका वहम खत्म हो जाए। मैंने बड़े ही गुरूर और घमंड के साथ कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे जन्म के समय की एक फोटो नहीं होगी बेटा, क्योंकि वो तस्वीरें, वो यादें वुलम हैं तो तुमने मेरे साथ बिताए थे और अपने पिता के साथ वो फोटो मेरे पास है। यहाँ तक कि जब तुम 3 साल की थी तब का फोटो भी मेरे पास मौजूद है। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करूंगी और आपको अपने जन्म का फोटो लाकर दिखाऊंगी जो मेरे पेरेंट्स के साथ होगा। मैंने कहा, हाँ बेटा ठीक है, तुम मुझे लाकर दिखा देना, मगर याद रखना कि तुम मेरी ही बेटी हो। उस दिन तो वो वहां से चली गई थी। मालकिन के घर में मैं काम कर रही थी, लेकिन कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। सबको यही लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ और मैंने उनके घर आए मेहमानों की बेइज्जती की है। 2-3 दिन के बाद रितिका की तरफ से मुझे कोई खबर नहीं मिली, तो मैं उसके घर का पता पूछते हुए खुद ही उसकी ससुराल चली गई थी। मैं नितिन साहब के पैरों में गिर गई और उनसे रो रो कर कहने लगी कि एक बार ये बात क्लियर हो जाए। कृतिका मेरी बेटी नहीं है तो मैं खुद यहाँ से काम छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी दोबारा आप लोगों को मेरी शक्ल देखने को भी नहीं मिलेंगे। मालकिन को मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने कहा, बेटा एक बार इसको रितिका से मिलवा दो। मैं नितिन साहब के साथ रितिका की ससुराल चली गई थी।
जो सिर्फ बाकी लोगों के लिए रितिका थी, मगर मेरी रिंकी थी। जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि वो अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम के साथ गुजार रही है। उसका घर बहुत बड़ा था। नितिन साहब ने अपने दोस्त से इस बारे में बात की और फिर रितिका को बुलाया गया। मैंने कहा, बेटा, तुमने मुझे तुम्हारे माता पिता के साथ अपने बचपन की तस्वीरें नहीं दिखाई। मेरी बात सुनकर वो घबरा गई और कहने लगी कि आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला लेती हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके माता पिता वहाँ आ गए थे। मैं एक तरफ खड़ी हुई थी, मेरी आंखों में आंसू थे, दिमाग में तकलीफ थी और दिल में ये यकीन था, कीर्ति कहीं मेरी रिंकी है। जब वो लोग वहाँ आए तो उनको पूरी बात बताई गई। रितिका की माँ कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो क्या? ये किस तरह का इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है? तुम्हारा मतलब है कि रितिका तुम्हारी बेटी है? ऐसा नहीं हो सकता। रितिका मेरी बेटी है। मैंने कहा, मालकिन आप क्यों झूठ बोलती हो? अपने दिल पर हाथ रखकर और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर इसकी कसम खाकर कहिए कि क्या सच में आपने इसे जन्म दिया है? दूसरी ही तरफ मैंने उसके पिता की तरफ देखकर कहा, क्या आप भी इस बात की कसम खा सकते हैं कि ये आपका खून है? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़कर आपसे विनती करती हूँ कि जो भी सच है प्लीज बता दीजिए। मेरी बातें सुनकर उसके माता पिता शर्मिंदा हो गए थे। रितिका भी कहने लगी कि मम्मी पापा, आप मेरे जन्म के समय का वो फोटो लेकर आए ना, जो आप दोनों के साथ है, तो वो दिखाइए इनको अभी। और इसी समय रितिका के पिता की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगे कि बहन जी, मुझे माफ़ कर दो, और अपनी बेटी की तरफ देखकर कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तुम्हारे बचपन का कोई फोटो नहीं है, क्योंकि ये जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। ये सब सुनकर वहां पर मौजूद सारे ही लोग दंग रह गए थे, जबकि मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैंने कहा, इसका मतलब सच में रितिका मेरी बेटी है? उन्होंने कहा कि हाँ, वो शायद आपकी ही बेटी है। वो कहने लगी, दरअसल 17 साल पहले रितिका मुझे कंधे पर बैग डाले और गले में आईडी कार्ड पहने हुए स्कूल के आगे वाली सड़क पर मिली थी। शायद वो स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल से बाहर निकल आई थी। जिस पर उसे किसी ने देखा नहीं था, लेकिन वो मेरी गाड़ी के आगे आने से अचानक बच गई। मैंने उसे संभाल लिया और उससे पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? शायद उसे स्कूल के बाहर खिलौनों का ठेला दिखाई दे गया था। वो खिलौने खरीदना चाहती थी। मैंने उसे खिलौने दिलवाए, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी के पास कोई औलाद नहीं थी। ऊपर वाले का दिया, हमारे पास सब कुछ था। अगर कुछ नहीं था तो वो थी संतान। आपकी बेटी मासूम थी, उसे कुछ नहीं पता था। उसे मैंने खिलौने दिलवाए तो वो बहुत खुश हो गई। मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, और आपकी बेटी भी कुछ नहीं बता रही थी। उसने सिर्फ मुझे अपना नाम बताया था कि उसका नाम रिंकी है। उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। मैंने सोचा ये बच्ची गुम हो गई है। मैंने ये बात गाड़ी में बैठी अपनी पत्नी को बताई तो उसने कहा कि देखिए, मैं आज तक औलाद के लिए तड़प रही हूँ। ये बच्ची हमारे लिए ऊपर वाले की देन है। मैंने अपनी पत्नी को डांटा और कहा कि तुम इस बच्ची पर अपनी नीयत खराब कर रही हो। ये किसी की औलाद है, हमें उसके गोद उजाड़कर अपनी गोद को रोशन नहीं करना चाहिए। मैं इसके माता पिता को तलाश करूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया और कहा कि अगर इसको अपनी बेटी बनाकर इसकी परवरिश करे तो क्या बुरा है, हम भी तो इसे बहुत सारा प्यार देंगे ना। मैंने कहा, मगर इसके असली माता पिता इसे तलाश करते हुए मेरे पास आ गए तो मैं उन लोगों को क्या जवाब दूंगा? मेरी पत्नी ने कहा कि आप फिक्र मत करो, अगर इसके माता पिता आ गए तो हम उनसे कोई भी बहाना कर देंगे। मुझे लगता है कि इसके माता पिता हम तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि हम इसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। वो लोग अपनी बेटी को तलाश कर ही नहीं पाएंगे। मेरी पत्नी ने जब ये बात मेरे दिमाग में डाली तो मैंने भी सोचा कि हम दोनों पति पत्नी न जाने कब से संतान के लिए तरस रहे हैं। अगर इसको हम अपनी औलाद की तरह पालेंगे तो शायद हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने उसी समय इस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठा लिया और कुछ सालों के लिए इसे अपने साथ अमेरिका ले गया। रिंकी अपनी माँ को याद करके रोया करती थी। माँ कहती थी तो मेरी पत्नी ने उसे संभालना, उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। हमें इससे मोहब्बत हो गई थी। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई। हमने इसका नाम रिंकी से रितिका रख दिया, और जब इसकी उम्र 18 साल हो गई तो इसे यहाँ लेकर आ गए थे।
हमने सोचा कि अब ये जवान हो चुकी है, कभी इसे कोई नहीं पहचान सकेगा और इसके असली माता पिता को भी कभी पता नहीं चलेगा कि उनकी बेटी कौन है। दरअसल कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपने अपनी बेटी को पहचान लिया। आपकी बेटी अब 20 साल की हो चुकी है। हमने उसकी शादी भी कर दी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। मैंने और मेरी पत्नी ने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। रितिका को हमने सारी जिंदगी बहुत प्यार दिया, बहुत नाजों से पाला। उनकी बताई हुई पूरी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रिंकी भी वहां पर खड़े होकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनको बताया कि मैंने किस तरह अपनी बेटी की परवरिश की थी और उसके पीछे मैं कितना परेशान रही हूँ। वो लोग मेरी कहानी सुनकर दंग रह गए थे और उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो दोनों पति पत्नी मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। ये सब सच में कुदरत का करिश्मा था। शायद ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी में इन लोगों का प्यार लिखा था। मेरी बेटी शायद मेरे पास होती तो आज इतनी कामयाब इंसान की पत्नी ना होती और ना ही इतनी पढ़ी लिखी होती। मेरी बेटी के सामने जब पूरी बात आ गई तो वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहां पर मौजूद सारे ही लोग हैरान खड़े हुए थे। सभी लोग मुझसे अपने गलत व्यवहार की माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ खुशी इस बात की थी कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई थी। मैं कभी अपनी बेटी को गले लगाती, कभी उसका माथा चूमती तो कभी उसके शरीर को छू छू कर देख रही थी, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी ही खड़ी हुई है। सब लोगों के सामने जब हकीकत आई तो सबको इस बात पर यकीन हो गया था कि एक माँ की प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। ऊपर वाला कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे करिश्मे कर देता है जिनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। मेरी बेटी और उसके पति ने कहा था कि अब आप हमारे साथ रहोगी और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, बचपन में मैं आपसे जुदा हो गई, लेकिन अब आपसे जुदा नहीं होना चाहती। आप मेरे घर में मेरे साथ रहोगी। आपका कोई सहारा नहीं है, मैं आपको सहारा दूंगी। एक वक्त था जब आपने मेरे लिए सब कुछ किया और अब जो समय बीत चुका है वो सारा समय मैं आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। मैंने उन दोनों पति पत्नी को भी माफ़ कर दिया था जो मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। मेरी बेटी ने कहा कि वो अपने माता पिता को भी कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी और वो मुझे भी नहीं भूल सकती। इस तरह उसकी दो दो माँ हो गई थीं। मेरे दामाद के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो अकेले ही अपने घर में रहता था। उसने मुझे अपने घर में जगह दे दी और आज मैं अपनी बेटी के साथ उसके घर में रहती हूँ। मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुझे अपनी बेटी के साथ साथ दामाद के रूप में ऊपर वाले ने एक बेटा भी दे दिया था, जो मेरा अपनी माँ की तरह ख्याल रखता था। आज मैं ऊपर वाले के किए गए फैसलों पर बहुत होश हूँ। वो जब चाहे इंसान की झोली भर सकता है और जब चाहे उसकी झोली खाली भी कर सकता है। मैं बहुत होश हूँ। ऊपर वाले ने मुझसे मेरी जिंदगी के जितने भी रंग छीन लिए थे, वो सारे ही रंग मेरी बेटी और दामाद के आ जाने से मेरी जिंदगी में भर गए और मेरी जिंदगी फिर से रंगीन हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।